चलो मैम, लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इनके ऊपर जो एडजस्टमेंट्स थे उसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करी जाती है अभी। तो सबसे पहले उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है। सर मेरी टाइमिंग क्लास की चेंज कर दीजिए, हाफ एन आवर बिफोर कर दीजिए। क्यों? इस टाइम पे क्लास टाइमिंग चेंज करने का बड़ी दिक्कत होती है मैम, इस समय टाइम चेंज करने में। कोशिश करो ना करनी पड़े। 3 बजे से 4 बजे तक कुछ दिन के लिए कर दीजिए। अरे कुछ दिन के लिए, मेरे ख्याल से आपका सिलेबस ही 1.5 से 2 महीने का बचा है, तो कुछ दिन के लिए तो मतलब परमानेंट ही है। 1.5 महीने या 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा। फरवरी में आपके पेपर है, तो कुछ दिन का मतलब भी लगभग फरवरी तक है। खैर मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि इस समय अगर टाइमिंग चेंज करनी है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और एक की चेंज करने का मतलब है लगभग सबकी चेंज करना। तो मैं देख के बताता हूँ, अभी कुछ नहीं बता सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट डेट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कुछ दिन के लिए कर दीजिए जनवरी तक, क्योंकि फिर टाइमिंग मेरी दूसरी क्लास के मैच करती है, तो मुझे फिर लगातार क्लास सारी करनी पड़ती है। अरे मैम ये क्या, ये तो कुछ दिनों की बात है। लगातार क्लासेस, हम भी तो लगातार ही पढ़ा रहे हैं। आप लगातार पढ़ रही हैं तो हम लगातार पढ़ा भी तो रहे हैं। आई थिंक इक्वल मेंटल प्रेशर है दोनों पे। तो मेरे स्कूल वेकेशन हो गई है। अच्छा, आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 4:30 से है ना, तो आराम से आप 3:30 से 4:30 तो पढ़ ही सकती हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे से होती है? ये मेरी क्लास के बाद 4:30 कि 5? फॉर्मेट खींच लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे होती है मैम? 4:30 के 5? टाइप करके बताइए।
Yes. और ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे होगा। अब इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। मेरे स्कूल ओपन थे इसलिए मजबूरी में मुझे 3.5 क्लास पे ले रही थी। फिर आप भी 10-15 मिनट ब्रेक ले लेते हैं तो आप मैं कब 10-15 मिनट ब्रेक लेता हूँ मैम? मेरी 2:30 से 3:30 एक क्लास होती है, 3:30 से 4:30 एक क्लास होती है, 4:30 से 5:30 एक क्लास होती है। ठीक है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इस समय ब्रेक ना के बराबर ही मिलता है। हर क्लास लगभग बैक टू बैक है इस समय। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ, ब्रेक मुझे वाकई नहीं मिलता है बीच में। खैर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझ में और आप में ज़रा सा फर्क है एज का, ज़रा सा। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेन के मैं जितना ले सकता हूँ ज़रूरी नहीं उतना ले पाया, बट सर आज क्लास नहीं लगा पाऊंगे, हॉस्पिटल में आएंगे। चलो इन्हीं की क्लास होती है आपके बाद, शिमला वाली है मैडम की, तो मुझे इन्हीं से बात करनी पड़ेगी तभी मैं कुछ आपको बता पाऊंगा। टाइमिंग चेंज का डिसीजन मैं अपने स्टूडेंट्स से बिना पूछे लेता नहीं हूँ, और स्टूडेंट आप भी हैं, स्टूडेंट वो भी हैं। अगर वो टाइमिंग चेंज के लिए तैयार है तो ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 से 4 पढ़ेंगी तो देखता हूँ, फिर 2:30 बजे वाली लड़की से भी बात करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से आपकी वेकेशंस नहीं, मुझे बाद में नहीं, पहले क्लास लेनी है। मैं कह रहा हूँ कि फिर वेकेशंस के बाद आप वापस 3:30 का टाइम मांगेंगी ना, ये भी तो है। आपको मतलब 10-15 दिन के लिए 3:30 बजे का टाइम चाहिए। आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए चाहिए ना, 3 दिन का टाइम, मेरे ख्याल से जनवरी तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक। जनवरी फर्स्ट वीक के बाद आपको आप दोबारा यही टाइम ले लेंगी 3:30 का। इस तरीके से आपको मैनेज करना है, मतलब एम आई राइट? चलो पहली चीज इसमें क्या दी है, कैपिटल, जो कि कहाँ लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में इसको नीचे लिखेंगे करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद। क्यों क्यों सर? क्योंकि मैम यही परंपरा और यही प्रतिष्ठा है बैलेंस शीट की। थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, इतनी कौन सी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं किसी क्वेश्चन में, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये सही है। कितने रुपए दी हुई थी कैपिटल? 60,000। यस, 12 जैन तक, उसके बाद आप 3:30 पे क्लास ले सकते हैं। आज तारीख क्या है? लगभग 1 महीने के लिए, अराउंड 20 से 25 दिन के लिए टाइमिंग चेंज करना है।
आप पूछ लें, कोई बात नहीं, बस कल तो संडे को मंडे से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशनल है, मुझे बात करनी पड़ेगी दूसरे से, ठीक है, कि वो जो 2:30 बजे जो लड़की पढ़ती है, अगर वो 2 बजे पढ़ने को तैयार है तो आप 3 बजे पढ़ सकती हो, 2 से 3, 3 से 4, फिर उसके बाद 4:30 वाली का तो खैर टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 2:30 बजे वाली का भी तो टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो तैयार है तो फिर ये पॉसिबल है, अगर वो तैयार नहीं है तो 3:30 पे ही पढ़ना फिर, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स कितनी है? 7500। लेस ड्राइंग्स 7500। और एक और काम कर लेते हैं, नीचे आके वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट किन किन चीजों पे? क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है, फर्नीचर और मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, और डिलीवरी वैन के ऊपर, इन तीनों के ऊपर डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस भी चीज के ऊपर एडजस्टमेंट है ना, उसके ऊपर एक मार्क लगा लो। तो जब आप इसको पेपर पेपर के ऊपर करोगी तो क्या करूंगी, इसको डिलीवरी वैन, फर्नीचर और मशीन तीनों के ऊपर एक एक डॉट लगा लूंगी, ठीक है, तीनों के ऊपर या तीनों के बगल में, ये सिग्निफाई करते हुए कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। डिलीवरी वैन, मशीनरी और फर्नीचर तीनों के ऊपर एक एक डॉट लगा दो, ताकि ये सिग्निफाई हो जाए कि इन तीनों के ऊपर क्या है, एक एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, रेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो रेंट के ऊपर एक मार्क लगा लो। फिर बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट किससे रिलेटेड है, डेटर से, डेटर के ऊपर एक मार्क लगा लो। फिर क्या है, सैलरी, वेजेस, उनके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक एक मार्क उसके ऊपर लगा लो। फिर मशीन के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन भी एक एडजस्टमेंट है, और एक ये वाला एडजस्टमेंट है, न्यू मशीन इंस्टॉल्ड, ये भी एक एडजस्टमेंट है, तो इसको भी लगा लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 एडजस्टमेंट्स है इसमें, और इसी के जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपरों में आता है आईएससी में, ठीक है। चलो, उसके बाद आप 3:30 पे क्लास ले सकते हैं, ये क्या है मतलब, अच्छा हाँ वो तो पहले ही लिखा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, परचेजेस। परचेजेस को कहाँ लिखते हैं हम, ट्रेडिंग के डेबिट पे। टू परचेजेस 72,100, ये स्पेस क्यों छोड़ दिया, हो सकता है परचेज रिटर्न लिखना पड़ जाए अभी आगे। फिर सेल्स दे रखा कितना, 95,000 का, सेल्स को कहाँ लिखता हूँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे, बाय सेल्स। नेक्स्ट, रिटर्न्स। रिटर्न्स डेबिट पे जो रिटर्न है वो परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा, जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है रिटर्न्स, वो परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? अब बताओ,
रिटर्न्स की अमाउंट दोनों तरफ लिखी है, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ। डेबिट पे जो अमाउंट लिखी है उसको परचेज रिटर्न मानेगी, सेल्स रिटर्न। और क्रेडिट पे जो लिखी है उसको परचेज रिटर्न। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न एक लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज रिटर्न एक गेन है, गेन का क्रेडिट बैलेंस होता है। 1300 और 2700। लेस रिटर्न्स 1300। 93,700। इधर लेस रिटर्न्स 2700। ये कितना हो जाएगा? से कैलकुलेटर 72,100 माइनस 2700, 69,400। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है सन्ड्री डेटर्स। कितने? 18,200 के। 18,200 रुपए के डेटर्स है। डेटर्स को कहां लिखते हैं? करंट एसेट के रूप में, यहां पे डेटर्स 18,200। उसके बाद क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी 35,750। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जो कि ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखा जाएगा 19,800। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक 19,800। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है बैड डेब्ट जो कि एक लॉस होता है, उसको लिख देते हैं पीएल के डेबिट पे 3,000 रुपए। अरे ये नीचे का नहीं हो रहा। बैड डेब्ट्स कितना है? 3,000 रुपए है ना। चलो इसको नीचे पीएल में लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल 22,000 रुपए कहाँ? करंट एसेट्स में लिखेंगे। और बिल्स पेबल 23,000 रुपए कहाँ? करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। और बिल्स पेबल 23,000 रुपए।
कैश इन हैंड 300 रुपए दे रखा है, उसको यहाँ एसेट्स में लिखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं कितने, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6210 रुपए। तो पीएल के डेबिट पे लिखे जाएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑफिस एक्सपेंसेस 6210 रुपए। उसके बाद डिलीवरी वैन दे रखी है 15,000 रुपए की, नॉन करंट एसेट। डिलीवरी वैन, ठीक है, रुको इसको थोड़ा नीचे लिखे क्योंकि और करंट एसेट्स भी तो आएंगे अभी। इसको पीआर को भी थोड़ा 18,200 बीआर है 22,000 था। और फिर नेक्स्ट डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन कितने रुपए है, डिलीवरी वैन 15,000 रुपए। नेक्स्ट डिलीवरी वैन के ऊपर 1,400 रुपए के एक्सपेंसेस हुए हैं, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में लिखा जाएगा। टू डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ₹1,400। उसके बाद आप देखो तो डिलीवरी वैन जो था उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे, ठीक है, ले लेते हैं उस एडजस्टमेंट को। क्या कह रहा है, डिलीवरी वैन के ऊपर डिप्रिसिएशन है कितने रुपए का, 20% का। तो वो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं डिलीवरी वैन पे। तो डिप्रिसिएशन जो होता है वो यहाँ पीएल में दिखाया जाता है। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन, और डिप्रिसिएशन 3 चीजों पे है, केवल डिलीवरी वैन पे नहीं है बल्कि 3 चीजों पे है। कौन कौन सी चीज पे, ये पीएल हमको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन है डिलीवरी वैन पे पहला, तो साथ ही साथ 2 और चीजों पे है, वो कौन कौन सी है, फर्नीचर और मशीनरी, फर्नीचर एंड मशीनरी। डिलीवरी वैन पे कितना लगेगा डिप्रिसिएशन, 20%, तो 15,000 का 20% यानी 3,000 रुपए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्काउंट, और डिस्काउंट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, यानी ये डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,910 रुपए। तो इसको यहां लिखते हैं, सारा का सारा गेन पीएल के क्रेडिट पे आता है। टू बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,910 रुपए। रेंट 10,700 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 900 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट नीचे एडजस्टमेंट है कितना, 900 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, पहला इफेक्ट इसका होगा, यहाँ पे ऐड किया जाएगा 11,800। और आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग एन आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी यहाँ पे भी दिखाया जाएगा 900 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,050 रुपए का, इसको भी यहाँ पीएल में दिखाना पड़ेगा। टू टेलीफोन चार्जेस
1050। नेक्स्ट फिर है पोस्टेज एक्सपेंसेस 950 रुपए की, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ₹950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2750 रुपए, तो ये भी क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2750 रुपए। फिर नेक्स्ट कमीशन आपने पे किया, ये भी क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बीच में फर्नीचर छूट गया था, कोई नहीं। फर्नीचर कितने रुपए का है? 5000 रुपए का। तो फर्नीचर 5000 रुपए का यहां लिख लेते हैं। अरे यहां से डिप्रिसिएशन इसका माइनस करना पड़ेगा ना, डिलीवरी वैन पे कितना था, 3000 का, तो ये अभी लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं फर्नीचर कितना, 5000 रुपए का, और 5000 का है, इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा, 10%। तो 10% इसके ऊपर डिप्रिसिएशन, यानी 500 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 4500। 4500 का फर्नीचर बचा, 12000 की डिलीवरी वैन बची, लेस डिप्रिसिएशन। और लास्ट चीज जो यहाँ पे आएगी वो क्या है, वो आपका मशीनरी, और उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन लगेगा। चलो, और ये जो डिप्रिसिएशन इसके ऊपर आया है इसको यहाँ भी लिख लेते हैं फर्नीचर पे। और फिर फाइनली मशीन कितने की है हमारे पास, मशीन है मशीन कोई है नहीं, मशीन आपने नई खरीदी है, कितनी, 15,000 रुपए की खरीदी है 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 15,000 की हमने मशीन खरीदी है नई वाली, लास्ट नंबर, लास्ट पॉइंट दिया है यहाँ एडजस्टमेंट्स में। 15,000 की मशीन खरीदी है, तो और उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15,000 की मशीन है और कब खरीदी है, 31 दिसंबर 2019 को, 10% का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो 15,000 की चीज खरीदी है, 10% डिप्रिसिएशन है, और पूरा 12 महीना यूज ही कहाँ किया, 31 दिसंबर को खरीदी तो पूरा 12 महीना तो यूज किया नहीं, क्योंकि 10% जो आप डिप्रिसिएशन यहाँ निकालेंगे, 15,000 का 10%, ये 1500 रुपए जो आएंगे ये साल भर का डिप्रिसिएशन है, पर हमने साल भर यूज कहाँ किया मशीन को। ठीक है, 15,000 का 10% जब हम करके डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1500 रुपए जो डिप्रिसिएशन आ रहा है ये साल भर का डिप्रिसिएशन आ रहा है, पर हमने साल भर तो यूज किया नहीं मशीन को, हमने तो 31 दिसंबर को खरीदा, यानी जनवरी यूज किया, फरवरी यूज किया, मार्च यूज किया, 3 महीना यूज किया केवल। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन ही हम केवल क्या करेंगे, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो 3 महीने का इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, 375 रुपीज। तो इस ईयर में आप डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगी, केवल 375 रुपीज चार्ज करेंगे इसके ऊपर। चलो, तो 375 रुपीज यहाँ लिख लेते हैं, और 375 यहाँ लिख लिया, तो ये टोटल डिप्रिसिएशन अब इस साल का है 3875, और 375 यहाँ से लेस करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 14625। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट दिया है कैरेज इनवर्ट्स दिया हुआ है 3,200 रुपए का, जो कि ट्रेडिंग में लिखा जाएगा, टू कैरेज इनवर्ट्स 3,200 रुपए।
सैलरीज एंड वेजेस कितना दे रखा है 20,500। सैलरीज और वेजेस के ऊपर एक एडजस्टमेंट है कि 1/4 सैलरी और वेजेस को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है। तो 1/4 सैलरी और वेजेस को अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है तो 3/4 को कहा लिखा होगा, पीएल अकाउंट में डेबिट किया होगा। तो ठीक है, तो सैलरीज और वेजेस की जितनी भी अमाउंट है वो कितनी है 20,500। 20,500 का 1/4, 20,500 का 1/4 कितना होता है 5125। 5125 यहां ट्रेडिंग में डेबिट किया जाएगा और बचा कुछ अब जो अमाउंट है वो कहां पे डेबिट किया जाएगा, वो डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू सैलरीज एंड वेजेस, 20,500 में से 5125 माइनस कर दीजिए। 20,500 में से 5125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15,375। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 20,500 का 3/4 कर दो सीधे, तो भी 15,375 आता। ठीक है, और अब सब कुछ तो हो गया, ये अकाउंट पूरा ट्रायल बैलेंस तो हमने देख लिया, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स के देख लिए, सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक वाली बची और ये 200 रुपए का बैड डेब्ट्स बचा है। तो 200 रुपए का यानी एडिशनल बैड डेब्ट्स है, तो ये एडिशनल बैड डेब्ट्स यहां लिखा जाएगा। टू एडिशनल बैड डेब्ट्स पीएल में डेबिट किया जाएगा, लॉस है 200 रुपए, और यहाँ डेटर्स में से माइनस किया जाएगा इस एडिशनल बैड डेब्ट्स को। 18,000 रुपए के आपके डेटर्स हैं टोटल। ठीक है, लेस बैड डेब्ट्स। ठीक है, और लास्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है इसको यहां लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 67,700 रुपीज उसकी वैल्यू है और 61,700 उसकी मार्केट वैल्यू है। तो क्लोजिंग स्टॉक को कितने पे वैल्यू किया जाएगा मैम 67,700 उसकी कॉस्ट है और 61,700 उसकी मार्केट वैल्यू है। कितने रुपए पे वैल्यू करेंगे इसको, कितने रुपए पे वैल्यू किया जाएगा बताओ। जो कम है, ठीक है, तो कम क्या है 61,700। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी ली जाएगी 61,700, और यही यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट पे भी लिखी जाएगी। एंड नाउ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और हमें बचा क्या है, हमें बस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट और उसके बाद बैलेंस शीट को टैली करवाना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस जाएगा वो तो भगवान जाने, पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो डेबिट का टोटल देखते हैं ट्रेडिंग का कितना है। तो डेबिट का टोटल अगर हम करें ट्रेडिंग का 19,800 प्लस 69,400 प्लस 3,200 5125। डेबिट है, डेबिट में टोटल अमाउंट है 97,525 और क्रेडिट में टोटल अमाउंट है 93,700। 61,700 इसमें ऐड कर देंगे तो क्रेडिट में टोटल अमाउंट है 1,54,000 55,400। ठीक है, डेबिट में अमाउंट है 97,525, क्रेडिट में अमाउंट है 1,55,400। तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा या ग्रॉस लॉस बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा या ग्रॉस लॉस बचेगा बताओ। डेबिट में ले लो 98,000 है और क्रेडिट में ले लो 1,56,000 है। प्रॉफिट
प्रॉफिट बचेगा यहाँ डेबिट पे, कितना बचेगा? 1,55,400 में से माइनस कर दो 97,525, तो ये आएगा 57,875। ठीक है, उसके बाद टोटल कर देते हैं दोनों साइड्स, 155,400, 155,400। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट साइड पे उतारा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 57,875। और उसके बाद हम करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, क्या आएगा उसको निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट का यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल करना पड़ेगा, तो करके देखते हैं। तो 3,000 प्लस 6,210 प्लस 1,400 प्लस 3,875 प्लस 11,800 प्लस 1,050 प्लस 950 प्लस 2,750 प्लस 15,375 प्लस 200 रुपए। तो डेबिट पे टोटल है 46,610 का, और क्रेडिट पे है 57,875 प्लस 2,910 67,85। क्रेडिट पे टोटल है 68,785। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सपेंस छूट गया मैम, कमीशन का। ये जो कमीशन यहाँ लिखी हुई है 8,400 रुपीज, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका जो डेबिट की अमाउंट है वो बढ़ जाएगी फिर 8,400 से, और यहाँ आ जाएगा टोटल 55,010। ठीक है, तो डेबिट पे अमाउंट है 55,010 की, और क्रेडिट पे अमाउंट है 60,785 की। डेबिट पे अमाउंट है 55,010 की, और क्रेडिट पे अमाउंट है 60,785 की। ठीक है, मुझे ये बताओ कि नेट प्रॉफिट बचेगा कि लॉस बचेगा? बताओ प्रॉफिट बचेगा कि लॉस बचेगा? डेबिट पे 55,000 की अमाउंट और क्रेडिट पे 60,000 की अमाउंट। प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इतना बचेगा। कैसे आएगा नेट प्रॉफिट? 6785 को माइनस करेंगे 55,010 से, तो 6785 को माइनस किया 55,010 से, तो ये आएगा 5,975। ठीक है,
और उसके बाद हम टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा 6785 और इधर भी टोटल होगा 6785। ठीक है, तो अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको क्या करेंगे, इसको जाके कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। अगर नेट लॉस आता तो उसको कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता। तो इसको यहाँ कैपिटल में जोड़ देते हैं, ऐड कैपिटल में नेट प्रॉफिट। कितना, 5975। उसके बाद निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा क्रेडिटर का, क्रेडिटर कह रहे कैपिटल का। ये होगा 58475। ठीक है, चलो। अरे मैम एक चीज इसमें और स्किप हुई है, ये 6 नंबर पॉइंट अगर आप पढ़े तो इसमें लिखा है अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2019 कॉस्टिंग 15,000 रुपए। तो एक नई मशीन आपने खरीदी है 15,000 रुपए की। ठीक है, तो उसको तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, नई मशीन को एसेट में रिकॉर्ड कर लिया 15,000 का, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी निकाल के लेस वेस कर दिया है। बट आगे ये भी लिखा हुआ है बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड। नो पेमेंट वॉज मेड फॉर इट, इस मशीन के लिए अब तक कोई पेमेंट नहीं करी गई है। तो अगर इस पेमेंट के लिए अब तक कोई मशीन नहीं करी गई है तो ये क्या है, ये मशीन हमने उधार पे खरीदी है। तो अगर उधार पे खरीदी है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे ना। ये 15,000 की मशीन हमने उधार पे खरीदी है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे ना। तो हमारी यहां लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर और आ जाएगा, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। ठीक है, कितना, 15,000 से, क्योंकि हमने ये मशीन उधार पे खरीदी है इस वजह से। ठीक है, अब बाकी सब हो गया है। बाकी अब बैलेंस शीट टोटल करके देखते हैं, लाइबिलिटी का टोटल करते हैं। 5750 1000 100 15 475 133 125। एसेट्स का टोटल करते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी होती है क्षण कि यही टोटल आए, और खासकर ऐसे क्वेश्चंस में जो जिसमें 6-6 8-8 एडजस्टमेंट्स हो। तो ये ना ही अटके तो ज्यादा अच्छा है, सही आ रहा है 133 125। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर अटकते हैं तो फिर ये बहुत लंबे समय तक अटके रहते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स इतनी है, जाके टैली करना फिर से पूरा हर एक पॉइंट काफी चैलेंजिंग काम होता है। चलो, क्लियर है, समझ में आया कैसे किया ये वाला, कोई डाउट? चलो, फिर अपने पास 10 मिनट है, 10 मिनट में कोई क्वेश्चन तो, लंबा वाला कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, एडजस्टमेंट ही पढ़ लेते हैं कोई। ठीक है, 1 सेकंड रुकना बस।
हेलो जी मैम। तो ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट में कोई क्वेश्चन तो होने वाला, तो कुछ एडजस्टमेंट्स और पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने टोटल 9 एडजस्टमेंट्स पढ़ ली थी। 10th एडजस्टमेंट एक और कर लेते हैं। 10th एडजस्टमेंट किसके ऊपर करते हैं? मैनेजर्स कमीशन के ऊपर। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन ये दो तरीके की होती है मैम। ठीक है, मैनेजर की कमीशन पहले तो है क्या? मैनेजर कमीशन इज जस्ट लाइक कि आप किसी भी व्यक्ति को कमीशन पे कर रही हो ना, कोई भी कमीशन पे करती हो, तो वैसे ही मैनेजर कमीशन भी है। ये हमारे बिजनेस में ही आदमी होता है जिसको हम अपॉइंट करते हैं मैनेजर, और इसको बीच बीच में कमीशन देना हमारा ही उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो इसको कमीशन पे करना हमारा उत्तरदायित्व है, और इसको कमीशन पे करेंगे तो ये हमारे लिए खर्चा होगा। ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा? अपने मैनेजर को बीच बीच में कमीशन पे करता रहेगा, क्योंकि ही इज एंटाइटल्ड टू, क्योंकि उसको कमीशन पे करना हमारा फर्ज बनता है, बिकॉज ही इज रेंडरिंग हिज सर्विसेज फॉर द बिजनेस। अब ये जो कमीशन होगी ये दो तरीके से पे करी जा सकती है। ठीक है, ये दो तरीके से पे करी जा सकती है ये जो कमीशन है। एक तो मैनेजर कमीशन कंप्यूट होती है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन। और अगर ऐसा अगर ऐसा है कि ऑन इट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन की अमाउंट निकलेगी जितना भी आपका वो आ रहा है प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट, टू बी प्रिसाइज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है कमीशन चार्ज करने से पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, उस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, बस। ठीक है, ये किसके लिए है? ये पार्ट ए के लिए है, ये वाला। लेकिन एक और है पार्ट बी, कि मैनेजर कमीशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि कमीशन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी आपको, फिर नेट प्रॉफिट पे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पर इसमें जो रेट लगाया जाएगा वो रेट मतलब परसेंटेज मल्टीप्लाई किया जाएगा जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 100 प्लस परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की जगह मैं रेट ही रख देता हूं यहां पे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां भी दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया फॉर्मूले में फर्क क्या है? बस यहां पे ये 100 प्लस ROI आपको करना पड़ेगा जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो मैनेजर कमीशन दिया हुआ 10%, तो नेट प्रॉफिट का अगर बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट का 10/100 करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 करेंगे हम नेट प्रॉफिट का। ठीक है, कमीशन निकालने के लिए। अब कमीशन का किया क्या जाता है? इस मैनेजर कमीशन को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस मैनेजर्स कमीशन का हम क्या करते हैं? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं और ये भी एक एडजस्टमेंट है, तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा?
इसको एज बैलेंस शीट में शो करते हैं एज अ करंट लायबिलिटी। तो दो इफेक्ट इसके ये होंगे, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरे ख्याल से बिफोर और आफ्टर में हल्का सा कंफ्यूजन होगा, वो न्यूमेरिकल करने पे दूर होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? इतना दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसके। पहला क्या है कि इसको एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कमीशन दे रही हो तो ये क्या है, एक खर्चा है। अब फैक्ट्री से जुड़ा खर्चा तो है नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो फिर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल में डेबिट करना पड़ेगा। पहला तो ये एडजस्टमेंट हुआ इसका। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी इसको दिखाएंगे, ठीक है, कमीशन पेबल। तो ये दो इफेक्ट इसके हुए। बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो हम नेट प्रॉफिट का मान लो अगर 10% है मैनेजर कमीशन, तो नेट प्रॉफिट का 10/100 करेंगे। पर अगर आफ्टर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट का 10/110 करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मैम? हाँ, तो अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं और इस बिफोर और आफ्टर की कहानी को थोड़ा समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा था प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका क्या मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है मैम, ठीक है, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे मैनेजर कमीशन का पॉइंट होता है कि मैनेजर कमीशन आपको 10% देनी है बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जो भी होता। तो उस केस में आपको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना पड़ता, क्योंकि उसी के ऊपर क्या होता, आपका मैनेजर्स कमीशन निकालना पड़ता, ठीक है।